अच्छा, तो ये थर्ड वीडियो है हमारे पास चैप्टर 41 की। जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर हम लोगों ने इंसुलिन के बारे में, उसकी जनरल फिजियोलॉजी, उसके इफ़ेक्ट्स, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन और डिफरेंस बिटवीन रैपिड एक्टिंग एंड शॉर्ट एक्टिंग जिसको हम रेगुलर एक्टिंग इंसुलिन बोलते हैं, उसके दरमियान डिफरेंस देखे थे। 10 डिफरेंस थे वो ऑलमोस्ट, वो मैंने यहाँ पे आपको मैं ना इस वीडियो में ज़रा दिखा भी देती हूँ इस तरह से, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अब। अच्छा, चलें, इसके बाद इधर हम आ जाते हैं। हम लोगों ने जो है वो रैपिड एक्टिंग और इंटरमीडिएट एक्टिंग तो देख लिया था। रैपिड एक्टिंग और जो रेगुलर इंसुलिन है जिसको शॉर्ट एक्टिंग बोलते हैं, वो देख लिया था। अब आ जाते हैं हम इंटरमीडिएट एक्टिंग की तरफ। इंटरमीडिएट के अंदर हमने दो एग्जांपल देखी थी, एक न्यूट्रल प्रोटामाइन हेक्डोरन इंसुलिन था और दूसरा ये वाली यहाँ पे देखी थी हमने लेंटी। ठीक है, ये दो हैं हमारे पास इंटरमीडिएट एक्टिंग के ऊपर आ जाती हैं। और फिर आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये कौन सी है? इंटरमीडिएट एक्टिंग है। अब इंटरमीडिएट एक्टिंग जिसे न्यूट्रल प्रोटामाइन हेक्डोरन इंसुलिन बोलते हैं, ये क्या एक्चुअली तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। एक तो इसमें रेगुलर इंसुलिन होती है, एक प्रोटामाइन जो आपने देखा था एंटीडोट ऑफ हिस्टामिन के अंदर, ठीक है, एंटीडोट ऑफ हिस्टामिन प्रोटामाइन होता है, और थर्ड नंबर पे यहाँ पे जिंक होता है। तो ये तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है एक्चुअली, जो जिसका क्या होता है, इसमें डिलेड ऑनसेट और डिलेड पीक ऑफ एक्शन होती है। तभी तो इसे इंटरमीडिएट एक्टिंग में, ये कंपैरेटिवली बोल रहे हैं कि शॉर्ट की निस्बत यहाँ पे डिलेड ऑनसेट और डिले पीक होती है। ठीक है, अब इसको कॉम्बिनेशन किस तरह किया जाता है, रेगुलर और रैपिड एक्टिंग वो दोनों और साथ में इंटरमीडिएट एक्टिंग को मिला कर दिया जाता है। खैर ये जो सारे कॉम्बिनेशन है सारे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये जो एंड पे इसके ट्रीटमेंट के अंदर हम कॉम्बिनेशन देखेंगे ना, वो आप लाजमी याद करना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है लॉन्ग एक्टिंग, जिसमें क्या थी, डेटिमर, डेग्लूडक और ग्लारगाइन, ये तीन हैं। ठीक है, ग्लारगाइन, डेटिमर और डेग्लूडक ये हैं, और ये भी एक्चुअली मॉडिफाइड फॉर्म्स हैं अब नॉर्मल जो इंसुलिन होती है ये। अब आप ना यहाँ पे जो है ना कुछ टर्मिनोलॉजीज आएंगी। ठीक है, एक होती है पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करना, और एक होता है हमारे पास फास्टिंग ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करना। ठीक है, अब जो ड्रग्स होंगी ना, जो जिनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शॉर्ट होगा, जैसे कि हमने पहले देखी है रैपिड एक्टिंग आ जाती हैं या शॉर्ट एक्टिंग आ जाती है, उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत ज़्यादा कम है, किसी का 2 घंटे है, किसी का 4 घंटे है, तो इस तरह से इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। तो वो आप वो खुद देखें कि वो क्या नॉर्मली फास्टिंग ग्लूकोज लेवल को भी कंट्रोल करेंगी, या जस्ट वो हम बिफोर मील देंगे ताकि खाने के बाद एटलीस्ट जो है ना उसके अंदर ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहे। तो जो शॉर्ट एक्टिंग हैं, शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स हैं, जो ये भी जो हमने यहाँ पे पढ़ी थी शॉर्ट एक्टिंग, और जो हम आगे भी नॉन इंसुलिन एंटी डायबिटिक ड्रग्स के अंदर भी देखेंगे, उसमें भी जो शॉर्ट ड्यूरेशन वाली है ना, वो सिर्फ पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करेगी। और जो लॉन्ग एक्टिंग होंगी, जिनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज़्यादा होगा, जैसे कि 12 घंटे है, 24 घंटे है, इवन 60 आवर्स के लिए भी कुछ ड्रग्स होती हैं। मैं आपको यहाँ टेबल में दिखाती हूँ, ये देखें, ये 60 आवर्स के लिए भी लॉन्ग एक्टिंग सेक्रेटोगॉग्स में आ जाती है हमारे पास क्लोरप्रोपामाइड। ये 60 आवर्स के लिए होती है, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका एंटी डायबिटिक ड्रग्स के अंदर है। तो ये जो होती हैं, ये ना सिर्फ पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करती हैं, बल्कि ये फास्टिंग ग्लूकोज लेवल को भी कंट्रोल करती हैं, यानी कि ये बेसल ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करी होती हैं बाद में भी, मतलब पोस्ट प्रेंडियली भी और फास्टिंग में भी। तो ये चीज़ आपने ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को आप जब ध्यान में रखेंगे तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि कौन सी फास्टिंग में हो रही है और कौन सी दोनों में हो रही है। तो ये लॉन्ग एक्टिंग है। होपफुली आपको बात समझ आ गई हो, लेकिन अगर आपको ना समझ आई हो ना, तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, इसको कोशिश करेंगे किसी और तरीके से आपको समझ आ जाए। ठीक है, इसका कोई ग्राफ से या टेबल से आपको दिखा देंगे। अभी फिलहाल के लिए क्या, क्योंकि ये लॉन्ग एक्टिंग है, तो फिर ये क्या होंगी, ये पोस्ट प्रेंडियल और फास्टिंग ग्लूकोज लेवल दोनों को ही कंट्रोल करती है। खैर इसका जो है ना, ये पूरे चैप्टर पढ़ने के बाद एक तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि कौन सी हैं जो कि दोनों कंट्रोल करती हैं और कौन सी हैं जो सिर्फ पोस्ट प्रेंडियल कंट्रोल करती हैं। बट मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ये इधर बुक में ही लिखा हुआ है। ऐसा करती हूँ, मैं आपको पहले वो चीज़ दिखा देती हूँ, और बाद में जो है ना हम चलते जाएंगे, ड्रग्स देखते जाएंगे, तो आपको ऑलरेडी अंदाज़ा होगा कि कौन सी जो है वो क्या क्या काम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है दो तरह की उन्होंने बताई हुई हैं। पहले जो लॉन्ग एक्टिंग है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो लॉन्ग एक्टिंग होती है ना, वो दोनों को कंट्रोल करती हैं। तो लॉन्ग एक्टिंग जिसके अंदर क्या आ जाता है, इसका निमोनिक मैंने बिट्स बनाया है। ठीक है, बी से हमारे पास क्या आ जाएगा, बाइगोनाइड्स, जिसकी एग्जाम्पल में आ जाती है मेटफॉर्मिन। ठीक है, मैं इसको ना रजिस्टर पे लिख के दिखाती हूँ आपको। अच्छा, तो ये रजिस्टर आ गया है, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन सी हैं
जो कि फास्टिंग प्लस जो है वो पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज लेवल कंट्रोल करती है। ठीक है, पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज लेवल कंट्रोल कर रही होती है। तो इसका निमोनिक क्या बनाया हुआ है, बिट्स। ठीक है, बी से बनेगा बाय गुआनाइड्स। ठीक है, ये वो वही वाली ड्रग्स हैं जो कि नॉन इंसुलिन एंटी डायबिटिक ड्रग्स हैं। तो उनको आपको पहले ओवरव्यू दिया हुआ, अगर आपने वो वीडियो देखी हुई है ना तो आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी इसमें हल्की फुल्की जो है ना जिनकी ज़रूरी थी वो बता दी थी। तो बायोगोनाइड्स के एग्जाम्पल में कौन सी आ जाती हैं, मेटफॉर्मिन, इसके अलावा फेनफॉर्मिन भी होती है, तो वो खैर बुक में एक एग्जाम्पल लिखी हुई है। बायोगोनाइड्स, मेटफॉर्मिन। आई से क्या आ जाएगा हमारे पास, इनक्रेटिन्स। ठीक है, इनक्रेटिन मॉड्यूलेटर। इनक्रेटिन मॉड्यूलेटर दो होते हैं, एक ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 और एक डाई पेप्टाइडाइल पेप्टाइडिस DPP4, डाइपेप्टाइडाइल पेप्टाइडेज 4। जो ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 है उसकी एग्जाम्पल में एक्जीनेटाइड आ जाता है, और जो DPP4 है उसकी एग्जाम्पल में सीटाग्लिप्टिन आ जाता है। अभी फिलहाल के लिए दिमाग में आपने रखना है कि कौन सी किस्में है, इसकी जो वो चीज़ है ना कि मतलब इसका रीज़न वो आपको बाद में समझ आ जाएगा। तो एक बायोगोनाइड्स, एक इनक्रेटिन, टी से क्या बनेगा, थायाजोलिडाइडायोन्स। ठीक है, अब थायाजोलिडाइडायोन्स के अंदर कौन सी एग्जाम्पल इसमें आ जाती है, वो उसमें मतलब सारी ऑलमोस्ट जो जितनी भी ड्रग्स है ना थायाजोलिडाइड, उसमें आ जाती है ग्लिटाजोन, रोजीग्लिटाजोन और पायोग्लिटाजोन। ये दो एग्जांपल हैं, तो वो दोनों इसमें आ जाएंगी। ठीक है, दोनों ही फास्टिंग और पोस्टप्रेंडियल में यूज होती हैं। और एस से क्या बनेगा हमारे पास, सल्फोनाइल यूरिया ड्रग्स। सल्फोनाइल यूरिया ड्रग्स जो कि एक्चुअली क्या है, सक्रीटोगोगिस, इंसुलिन सक्रीटोगोग्स। ठीक है, मैं इसे गोगियस बोलती हूँ क्योंकि UES याद करने के लिए इसमें एस से है, लेकिन सेक्रीटोगोग्स पढ़ते हैं इसको। ठीक है, एस से सेक्रीटोगोग से बन सकता है, और उसकी एक कैटेगरी सल्फोनाइल यूरिया ड्रग इसमें होती है। सेक्रीटोगोग्स बड़ी वो चीज़ है, बड़ा ग्रुप है, और उसके अंदर जो है वो सल्फोनाइल यूरिया ड्रग एक ग्रुप। ठीक है, यहाँ से आपको क्या समझ आ गया कि ये जब भी आपने ये वाली ड्रग्स हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि फास्टिंग और पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज लेवल को ये दोनों कंट्रोल करती हैं, यानी कि इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या है, लॉन्ग है। ये बात यहाँ से क्लियर हो जाएगी। इधर इन्होंने लिखा भी है लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स। उसके बाद जो सेकेंड है हमारे पास, जो कि जस्ट क्या करती हैं, पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करती हैं, उसको निमोनिक क्या बनाया मैंने, पीजीआर डॉक्टर्स जो होते हैं ना वो। अच्छा, पी से क्या आ जाएगा, प्रेमलिनटाइड। जी से आ जाएगा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। इसके बारे में बताया था, ग्लूकोसाइडेज क्या होते हैं, जो कि डाइसेक्राइड्स वगैरह ओलिगोसेक्राइड्स को तोड़ के मोनोसेक्राइड्स बनाते हैं, तो उनके इनहिबिटर होंगे तो ग्लूकोज नहीं बनेगा। एक ये हो गया, ये हो गया। और आर से क्या हो जाएगा, रेपाग्लिटिन, रिपेग्लिनाइड भी इसको, रिपेग्लिनाइड। ठीक है, प्रेमलिनटाइड एक्चुअली ये अमाइलिन का एनालॉग है, ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर है। और जो ये रिपेग्लिनाइड है ना, वो एक्चुअली ये जो ये है ना सक्रीटोगोग्स, उसकी एक कैटेगरी है। ठीक है, रिपेग्लिनाइड, नटेग्लिनाइड, ये सक्रीटोगोग्स की कैटेगरी। अभी आपको मुझे 100% श्योर है आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन खैर आप ये अब आपको नज़र आ रहा है ना यहाँ पे, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें, ये निमोनिक भी आपको याद रह जाएंगी, और किस तरह से ये क्लासीफाई करके यहाँ पे लिखा हुआ आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हम आगे जब करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब किधर थे हम लोग, अच्छा ये देख लिया था हम लोगों ने। अब आगे जो है ना वो हम लोगों ने इंसुलिन डिलीवरी सिस्टम हल्का सा देख लेते हैं कि इंसुलिन को हम एक्चुअली देते किस तरीके से। जो स्टैंडर्ड मैंने आपको पहले बताया था कि वो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दिए जाते हैं। आपको मतलब नॉर्मली इर्द गिर्द आपने देखा होगा कि जिनको डायबिटीज़ होती है वो क्या करते हैं, उनके एब्डोमेन से जो है ना मैस को थोड़ा सा पकड़ते हैं, बाहर निकालते हैं, और उसके अंदर जो है ना इंजेक्शन डाल देते हैं। पहले तो सिरिंजेस होती थी, लेकिन अब जो है ना नॉर्मली पोर्टेबल पेन साइज भी एक इतना सा आता है, उसके अंदर जो है ना वो सिरिंज छोटी सी होती है, वो लगाते होते हैं, इतना पेनफुल भी नहीं होता, और वो जो है ना वो खुद आराम से बंदा लगा सकता है। ठीक है, तो वो सबक्यूटेनियसली दिए जाते हैं। अब उसके बाद अलावा इनहेल्ड इंसुलिन भी आ गई है, वो भी दी जा सकती है। इसके अलावा जो है वो थर्ड
नंबर पे क्या आ जाता है, सबक्यूटेनियस इंसुलिन इन्फ्यूजन डिवाइसेस रखे जाते हैं, उसके साथ जो है ना कंट्रोलर भी होता है जो कि ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर रहा होता है कि बॉडी के बेसल जो लेवल है ग्लूकोज उसे मेंटेन करने के लिए कितनी अमाउंट के अंदर इंसुलिन को रिलीज़ कराना है, उतनी अमाउंट के अंदर ही वो जो है ना इंसुलिन रिलीज़ हो जाती है। और इसके अलावा जो है ना हम खुद भी मतलब मैनुअली भी उसको जो है ना वो कर सकते हैं, मतलब अगर हॉस्पिटल में है तो डॉक्टर खुद मैनुअली उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है वो आर्टिफिशियल पेंक्रियास सिस्टम भी उसके अंदर इंसर्ट किया जा सकता है जो कि ग्लूकोज के लेवल को मेजर करता है और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो इंसुलिन को रिलीज़ किया जाता है। तो ये 4 चीज़ें हैं जो कि आपको इंसुलिन डिलीवरी सिस्टम में करना है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये मार्क कर लेंगे चीज़ें और ये नाम आपने बस याद कर लेना। अच्छा, उसके बाद हैज़र्ड्स ऑफ इंसुलिन यूज़, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कॉम्प्लिकेशन क्या है। एक तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर ज़्यादा अमाउंट के अंदर इंसुलिन दे दी जाए ना तो उसमें हाइपोग्लाइसीमिया डिवेलप हो जाता है। मतलब इसने नॉर्मली काम ही ये होता है ना कि ग्लूकोज का लेवल कम करना है, लेकिन अगर इतना ज़्यादा कम हो जाए हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है जिसके बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट्स हैं। अच्छा, एक ये, और दूसरा जो है ना क्योंकि इंसुलिन भी एक फॉरेन तरीके से हम दे रहे हैं तो उसके खिलाफ जो है वो इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है जिसको बोलते हैं इंसुलिन इंड्यूस इम्यूनोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस, वो डेवलप हो सकती हैं या तो इंसुलिन अगेंस्ट या इंसुलिन के जो दूसरे हमने प्रोटीन्स हैं उनके अगेंस्ट। अब वो जो है इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन वो किसकी तरफ लीड कर सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शन की तरफ। तो ये 3 कॉम्प्लिकेशंस हैं, बस इसमें आपने इनको याद रखना है। और नेक्स्ट वीडियो से हम जो है ना वो नॉन इंसुलिन एंटी डायबिटिक ड्रग्स को स्टार्ट करने लगे हैं। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।